नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं हाल फिलहाल के कुछ ऐसे समसामयिक तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी को पुनः एक बार सूचित कर दें कि जो विद्यार्थी सीजी व्यापम की उड़ान आईएएस अकादमी की व्यापम की बैच ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक नया बैच प्रारंभ होने वाला है 15 जून से। कल से ये बैच प्रारंभ होने वाला है और इसके अंतर्गत आपको 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर कराए जाएंगे। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग है, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके व्यापम के किसी भी एग्जाम के बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि इन मेजर पार्ट्स को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करेंगे। चलिए, आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण के संबंध में सही कौन सा है? ठीक है, आपको कुछ कैटेगरीज दी हुई है और उससे संबंधित ऋण की राशि दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा मैच है। पहला है आपका स्वरोजगार हेतु अधिकतम 25 लाख रुपए जो है वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण जो है इस योजना के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इन तथ्यों में से कौन कौन से तथ्य सही हैं। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 7 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम, ठीक है, देखिए यहां पर स्वरोजगार के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम रुपए 10 लाख तक और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो यहां पर 3 फैक्ट आपके निकल आते हैं। सबसे पहला कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की राशि जो होगी वो कितनी होगी, 25 लाख रुपए होगी। दूसरा फैक्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। और वहीं तीसरा फैक्ट है कि सेवा के क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि जो है वो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रदान किया जाता है। तो वापस आते हैं प्रश्न में आप देख पा रहे हैं स्वरोजगार हेतु अधिकतम 25 लाख रुपए, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए, यह भी सही है। तीसरा आपका सेवा क्षेत्र में 2 लाख रुपए, यह भी सही है। तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के द्वारा अब तक कुपोषित बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 को ये जो योजना है ये प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ के जो कुपोषित बच्चे हैं उनको कुपोषण से बाहर लाना, साथ ही महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना। ठीक है, कुपोषण और एनीमिया इन दोनों को टारगेट किया गया था मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो योजना प्रारंभ हुई थी वहां से लेकर अभी तक कितने बच्चे जो हैं, कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो कुपोषण से बाहर हो चुके हैं? ऑप्शन है आपके पास 13.29%, 14.94%, 19.66% या 15.64%। तो आइए इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा है, योजनाबद्ध रणनीति से छत्तीसगढ़ कुपोषण के विरुद्ध जंग में कामयाब हो रहा है। ठीक है, अमरजीत भगत जी जो है, ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। लिखा क्या है, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री भगत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और कुपोषण मुक्ति अभियान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई योजनाबद्ध रणनीति के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ कुपोषण के विलुप्त जंग में कामयाब हो रहा है। ठीक है, ये असल में विरुद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि छत्तीसगढ़ में कोई भूखा न सोए। सरकार ने भोजन ही नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराया। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, एक योजना ये प्रारंभ की गई थी। और कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को किया गया। प्रदेश के 66,24,872 राशन कार्ड धारियों को रियायत दर पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं एक वर्ष में कुपोषित बच्चों की संख्या में 15.64% की कमी आई है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर मार्च का डेटा देखते, ठीक है, मार्च तक ये जो वैल्यू था वो 13.79 था। ठीक है, 13.79% जो बच्चे हैं वो कुपोषण से बाहर हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान डेटा है क्योंकि इसकी प्रविष्टि तिथि आप देख पा रहे हैं 7 जून की है। तो इस तारीख तक, ठीक है, अगर आधिकारिक सोर्स की माने तो 15.64% जो बच्चे हैं वो कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15.64% बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, घर पहुंच पौध वितरण के अंतर्गत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य में इस वर्ष कितने पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि वृक्षारोपण अभियान हमारे यहां चलाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे जो पर्यावरणीय कार्य जो है, जो वृक्षारोपण वाले कार्य है वो राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक योजना है घर पहुंच पौध वितरण। किस विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है? वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। ठीक है, तो इस विभाग के द्वारा आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस वर्ष, ठीक है, ये जो 2021-22 वाला वर्ष है, इस अवधि में कितने पौधों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास 2,27,00,000, 1,07,00,000, 3,72,00,000 या 3,12,00,000। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कितने पौधे इस अवधि में बांटे जाने के लिए प्रावधान किया गया है। तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 8 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? घर पहुंच पौध वितरण की शुरुआत 25 जून से की जाएगी। ठीक, राज्य में वन विभाग द्वारा इस वर्ष 2.27 करोड़ पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, कितना? 2.27 करोड़। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2,27,00,000। ठीक है, इसको 2.27 करोड़ भी लिख सकता है, याद रखिएगा, ऐसे भी दे सकता है आपको। ठीक, तो आंसर क्या है इसका? 2,27,00,000 पौधे वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है इस वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास 21 जून 2021 को, 15 जून 2021 को, 28 जून 2021 को या 25 जून 2021 को। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह आयोजन कब किया जाना है। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 8 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून 2021 को, ठीक है, डेट याद रखिए, 21 जून 2021 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन 21 जून को। ठीक है, 21 जून 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा। तो वापस आते हैं प्रश्न में। यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, 21 जून 2021 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, नंगत पीला कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास राशन सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सुपोषण, जैव विविधता संरक्षण, मंडियों में धान की सुरक्षा हेतु प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करना। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह नंगत पीला कार्यक्रम क्या है। चलिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कोंडागांव का न्यूज है, 8 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? ग्राम पंचायत स्तर कार्यशाला बनाकर शून्य कुपोषित बच्चे पर घोषित किए जाएंगे सुपोषित ग्राम पंचायत। ठीक है, यानी कि किसी ग्राम पंचायत में जब कोई बच्चा
मतलब कोई भी बच्चा वहां पर कुपोषित नहीं बचेगा तो उसे क्या घोषित किया जाएगा, सुपोषित ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। ठीक, लिखा क्या है कि सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने जिले में पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए नंगत पीला कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतवार नवीन कार्य योजना का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्या है, सुपोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए नंगत पीला कार्यक्रम। ठीक, तो नंगत पीला कार्यक्रम से दो चीजें निकल के आ रही है यहां पर। पहली चीज, किस जिले में संचालित की जा रही है, कोंडागांव जिले में संचालित की जा रही है। सुपोषण के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चलाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो सुपोषण के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हमने देख ही लिया। इसके अंतर्गत बस्तर संभाग में एक और योजना चलाया जा रहा है, आपको बता दे, हरिक नानी बेरी। ठीक है, हरिक नानी बेरी जो है ये भी इसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। मधुर गुड़ योजना भी इसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ठीक है, देखा होगा आपने। ठीक है, मधुर दूध वितरण भी इसके अंतर्गत चलाया जा रहा था, ये भी काफी न्यूज में रहा था। ठीक, तो फिलहाल आपको प्रश्न में पूछ रहा है नंगत पीला कार्यक्रम। ठीक, नंगत पीला कार्यक्रम, नंगत पीला का मतलब होता है बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चा। ठीक है, नंगत का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक, पीला मतलब होता है बच्चा। ठीक, तो जो बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चा होता है उसके सुपोषण के लिए यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो आपका उत्तर यहां से क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपोषण से संबंधित है नंगत पीला कार्यक्रम। कहां चलाया जा रहा है, कोंडागांव में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में खरीफ सीजन 2021 में तिलहन फसलों के रकबे में, ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से, तिलहन फसलों की बात हो रही है। ठीक, तिलहन फसलों के रकबे में बीते वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। ठीक, देखिए रकबा का मतलब होता है क्षेत्रफल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, रकबा किसको कहा जाता है, क्षेत्रफल को कहा जाता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि जो तिलहन फसल बोया जा रहा है, ठीक है, वो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो ऑप्शन है आपके पास 32%, 12%, 23% या 28%। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 5 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। ठीक, लिखा क्या है, तिलहन फसलों की खेती के लिए 2.55 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, तो यहां से आपका प्रश्न भी पूछ सकता है कि तिलहन फसलों की खेती के लिए कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.55 लाख हेक्टेयर। ठीक, रकबे में बीते वर्ष की तुलना में 32% की बढ़ोतरी, ठीक है, 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसके अंतर्गत, तिलहन फसलों को जो बोया जा रहा है उसके क्षेत्रफल के अंतर्गत। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 32%। 32% तिलहन फसल का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 के अंतर्गत 9वीं से 12वीं के छात्रों को प्रति माह कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रावधानित की गई है। ऑप्शन है आपके पास 250 रुपए, 700 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए। ठीक, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना क्या है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके घर में उनके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो, तो राज्य सरकार के द्वारा उसके शिक्षा का खर्च जो है वो उठाया जाएगा। ठीक, तो इसी के अंतर्गत छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। ठीक, इसको 2 स्तर में बांटा गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली से लेकर 8वीं तक और 9वीं से लेकर 12वीं में 2 स्तरों पर छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना है इसके अंतर्गत 9वीं से 12वीं और पहली से 8वीं, ठीक है, इन दोनों श्रेणियों में कितनी राशि जो है वो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है? ठीक, आपको पूछ रहा है कि किस विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, श्रम विभाग द्वारा या युवा कल्याण विभाग द्वारा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 5 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कांकेर जिले की बात हो रही है कि 2889 हितग्राही महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। ठीक, यहां पर लिखा है, यहां पर आप जब तीसरे लाइन में पहुंचेंगे, ठीक, तो वहां पर लिखा है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। ठीक, तो इसका संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास श्री संजय अलंग, श्री टी.एस. महावर, श्री अनंत साहू, श्रीमती संजीता गुप्ता। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक का किया विमोचन। ठीक, यहां पर जब आप दूसरे पैराग्राफ में आते हैं तो लिखा है बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक में छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली तितलियों की 170 प्रजातियों का वर्णन है। ठीक है, 170 प्रकार की जो तितलियां हैं इनका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ठीक, आपको पता भी होगा कि छत्तीसगढ़ में जो भोरमदेव अभ्यारण्य है, ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य, यहां पर बहुत सारी तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है कि नहीं? आपने नाम सुना होगा ब्लू मॉर्मॉन का। ठीक है, महाराष्ट्र की राजकीय तितली है वो। ठीक, तो वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई हो गया, बहुत सारी जो तितलियां हैं वो हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो इस भोरमदेव अभ्यारण्य को यहां पर चुनाव किया गया था जब राष्ट्रीय तितली के चुनाव के लिए, तो यहां पर की तितलियों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये भी। ठीक, आइए वापस आते हैं इसमें कि पुस्तक की लेखिका मुख्य वन संरक्षक श्रीमती संजीता गुप्ता द्वारा पिछले 10 वर्षों से तितलियों का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक, इस पुस्तक को लिखा किसने? श्रीमती संजीता गुप्ता जी ने। ठीक है, श्रीमती संजीता गुप्ता जी ने लिखा है इस पुस्तक को। पुस्तक का नाम क्या है? बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का खजाना है तितलियां। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती संजीता गुप्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है हाल ही में किस स्थान पर जैव विविधता उद्यान का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया है? ठीक है, आपको पता होगा कि जैव विविधता पार्क जो है वो हमारे यहां बनाने का प्लान चल रहा था काफी दिनों से, तो हाल ही में इसके लिए भूमि पूजन कर दिया गया है। कहां पर किया गया है ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास फुंडा दुर्ग, ठीक है, फुंडा गांव का नाम है, दुर्ग का मैत्री बाग, अंबिकापुर का मैनपाट या बस्तर का झीरम। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो जैव विविधता उद्यान है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है। चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के साथ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने का जरिया बनेगा जैव विविधता उद्यान। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट है। अगली लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने फुंडा के 20 एकड़ में बनने वाले जैव विविधता उद्यान का किया वर्चुअल भूमि पूजन। ठीक, तो कहां बन रहा है? फुंडा में। ठीक, यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन तहसील के ग्राम फुंडा में। ठीक, तो यहां पर जिला भी आपका क्लियर होना चाहिए, गांव का नाम भी क्लियर होना चाहिए। तो आपका यहां से आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुंडा दुर्ग। तो चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी वाले सेक्शन में, जहां पर हम देखेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए, आपका पहला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार 2021 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किस भारतीय मूल के पत्रकार को सम्मानित किया गया? ठीक, अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार जो है, ठीक है, ये प्रदान किया गया है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में।
ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो पत्रकार हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है, विनीता भार्गव, मेघा राजगोपालन, वर्षा श्रीनिवासन या पूजा मंदार। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यह प्राप्त हुआ है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये पुलित्जर पुरस्कार की जो दिया जाता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है ये। ठीक, इसके अंतर्गत बहुत सारे कैटेगरीज में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। जैसे कि पहली कैटेगरी है पब्लिक सर्विस की, लोक सेवा की, तो उसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स को इसमें सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में, तो स्टाफ ऑफ द स्टार ट्रिब्यून, इसके अलावा मिनियापोलिस मीन, ठीक है, इसको ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक, अगली कैटेगरी है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ठीक, यानी कि जो अन्वेषणात्मक रिपोर्टिंग जो होती है उसके लिए, तो मैट रोशलेव, वर्नल कॉलमेन, लॉरा क्रिमाल्डी, इवान एलन और ब्रेंडन मैककार्थी, ठीक है, ऑफ द बोस्टन ग्लोब के इन रिपोर्टर्स को अन्वेषणात्मक रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, ठीक है, यानी कि जो व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग है उसके लिए एंड्रयू चोग, लॉरेंस हर्ली, एंड्रिया जेनुटा, जिमी डाउडेल और जैकी बॉट्स ऑफ रियूटर्स के इन पत्रकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है आपका लोकल रिपोर्टिंग, यानी कि जो स्थानीय रिपोर्टिंग है उसके लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कैथलीन मैग्रोरी एंड नील बेदी, ठीक है, नील बेदी जो है इनको भी पुरस्कृत किया गया है। ये भी भारतीय मूल के हैं, याद रखना, ठीक है, ये भी कौन से मूल के हैं, भारतीय मूल के। लेकिन प्रश्न में आपको क्या पूछा है आपको अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए, आपको स्थानीय रिपोर्टिंग नहीं पूछा। ठीक, क्वेश्चन में देखिए आप क्या पूछा है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग, लेकिन इनको किस क्षेत्र में मिला है, स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए, लोकल रिपोर्टिंग के लिए। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला है आपका नेशनल रिपोर्टिंग। नेशनल रिपोर्टिंग के लिए आप इसको देख सकते हैं जब आप अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसमें इसको देख सकते हैं। ठीक, तो जब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में आएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे नाम मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशेक, ठीक है, इन तीनों को प्रदान किया गया है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021। तो आंसर देखिए, याद रखिएगा, दो भारतीय मूल के लोगों को इस साल प्राप्त हुआ है। कौन, एक नील बेदी और दूसरा मेघा राजगोपालन। ठीक, नील बेदी को लोकल रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए या इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेघा राजगोपालन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, इसको बोला जाता है AISHE, ठीक है, आईशी रिपोर्ट बोलते हैं इसको। आईशी रिपोर्ट 2020 जो है ये जारी किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है वर्ष 2019-20 के लिए। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि हाल ही में ये सर्वेक्षण जो है, आईशी रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-20 के दौरान विद्यार्थियों के नामांकन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये उच्चतर शिक्षा, ठीक है, उच्चतर शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, उसमें आपको पूछ रहा है कि जो एनरोलमेंट है, जो नामांकन है, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, ये यूं बोला जाए वर्ष 2015-16 में इसकी पिछली रिपोर्ट आई थी, उसकी तुलना में अभी ये कितने प्रतिशत बढ़ा है, एनरोलमेंट जो वैल्यू है वो। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं नामांकन प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, ये AISHE रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट है, यहां से आप देख पा रहे हैं ग्रोथ इन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, लिखा क्या है, द एनरोलमेंट हैज ग्रोन कंसिडरली ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर
विच हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, डेटा दिया है आपको 2015-16 में कितना था और 2019-20 में कितना है। द ओवरऑल ग्रोथ इज 11.4%। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा 11.4%। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ देंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक, तो इस रिपोर्ट के अन्य बिंदुओं को अगर आप देखेंगे, जैसे कि इसी में अगर देखें ग्रोथ इन स्टूडेंट एनरोलमेंट, ठीक है, नामांकन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो सबसे पहले 2015-16 में कितना था ये पता होना चाहिए आपको, तो 34.9% था। वर्ष 2019-20 में बढ़कर 38.6 हो गया। वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो 11.4% की वृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा जो इसमें डेटा अपने को इंपॉर्टेंट है वो है विश्वविद्यालयों की संख्या। ठीक है, भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। ठीक, तो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में बांटकर इसको दिखाया गया है आपके पास। ठीक, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के बीच क्या क्या परिवर्तन आए हैं ये आप देख सकते हैं पीडीएफ में। इसके अलावा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, ठीक है, यानी कि कितने विद्यार्थियों में एक शिक्षक है, ये विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कहलाता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कभी पूछता है। तो इस पेज में जब आप पहुंचेंगे तो आप केवल बॉक्स पढ़ेंगे काफी होगा। ठीक, केवल बॉक्स को पढ़े काफी है। यहां पर देख पाएंगे आप कि वर्ष 2015-16 से लेकर 19-20 तक का डेटा आपको मिलेगा। ठीक, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, ठीक है, यानी कि जो विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय है वहां पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कितना है, तो वर्तमान में 28 है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे कि यूनिवर्सिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है और इसकी जो संवैधानिक जो यूनिट्स हैं वहां पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या है, तो वर्तमान में 18 है। ठीक, अगला इसमें आपको डेटा मिलेगा राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या। तो यहां पर आप क्या पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के संबंध में, 6वें नंबर पे देखेंगे आप छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा। ठीक, इसके अंतर्गत आपको यह पढ़ना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, 1 है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये हमारे यहाँ 4 हैं। ठीक, एम्स होते हैं, एनआईटी होते हैं, ये सब क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, इनकी संख्या 13 है। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 1 है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 9 है। और टोटल की अगर बात करें तो टोटल हमारे यहाँ 28 यूनिवर्सिटी इस समय कार्य कर रहे हैं। क्लियर, तो यहां से आपको डायरेक्ट पूछेगा कि AISHE रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटीज की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। अगर आपको पूछे कि केंद्रीय जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी संख्या कितनी है, तो कितनी है 1 है। राष्ट्रीय महत्व के कितने संस्थान छत्तीसगढ़ में है, तो 4 संस्थान है कि नहीं। तो यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना आती है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में कोविड होम केयर सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या है। ठीक, अभी हाल ही में जो नीति आयोग है उसने आकांक्षी जिले जो हैं, हमारे यहाँ कुल कितने आकांक्षी जिले हैं, वैसे हमारे यहाँ जो सेलेक्ट किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है जिलों की, 115। लेकिन हमेशा रैंकिंग निकाली जाती है 112 की, ये याद रखिएगा। ठीक है, 112 जिलों की रैंकिंग निकाली जाती है। ऐसे जिले होते हैं जो कि स्वास्थ्य में, पोषण में, अधोसंरचना में, शिक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं देश में। ऐसे कुल 115 जो जिले हैं इनका चयन किया गया है और इनमें से 112 की रैंकिंग भी साल में 2 बार इसकी रैंकिंग निकाली जाती है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना डेल्टा रैंकिंग। तो डेल्टा रैंकिंग किसकी रैंकिंग है, इन्हीं आकांक्षी जिलों की रैंकिंग है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि अभी जब कोविड लॉकडाउन चल रहा था तो इस समय घर पहुंच सेवा प्रदान करने के लिए इन 112 जिलों में जो अभियान चलाया गया नीति आयोग के द्वारा उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, कोविन सुरक्षा, कोविड सुरक्षा, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस अभियान का नाम क्या था।
चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक 8 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है इसका, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, G7 के 47वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली, विश्व पर्यावरण और हम, कोरोना काल में निवेश समस्या और समाधान, विश्व एक आर्थिक परिवार। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो G7 की 47वीं शिखर सम्मेलन है, ठीक है, ये आयोजित की गई है। कहां पर की गई है ये भी देखते हैं। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रविष्टि तिथि 10 जून की है। ठीक, 10 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, प्रधानमंत्री G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअल प्रारूप में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में भाग लेंगे। वर्तमान में ब्रिटेन के पास ही G7 की अध्यक्षता है और उसने, ठीक है, देखिए ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका और भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। ठीक, देखिए ये जो 4 देशों के नाम मैंने आपको बताया ना, ये G7 के सदस्य नहीं है, लेकिन इनको स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया गणराज्य है, दक्षिण अफ्रीका है और भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, शिखर सम्मेलन की थीम टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली है। ठीक, तो थीम याद रखिएगा, टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, 2020-21 के दौरान कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात में, ठीक है, आप पीडीएफ में इसको सुधार लेंगे, ये जो तेजी शब्द लिखा है इसको काट देंगे। ठीक, निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑप्शन है आपके पास 17.34%, 18.64%, 19.43% या 13.66%। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो भारत से निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद हैं, उनके निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, भारत ने 2020-21 के दौरान कृषि निर्यात में शानदार वृद्धि दर्ज कराई है। अगला लाइन पढ़ेंगे, 2020-21 के दौरान कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़कर 41.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ठीक, तो यहां से एक फैक्ट आपका यह निकलता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध सेवा जो है उसके माध्यम से कितने का निर्यात किया गया, तो कितने का किया गया, 41.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, और इसके आगे लिखा है कि जो 17.34% की बढ़ोतरी इंगित करती है, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 17.34% की। तो यहां यही तो आपको प्रश्न में पूछा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं का जो निर्यात है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 17.34%। तो ये थे आज के समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।